और कंटेंट के साथ पेश है भरोसा सच का। बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा, दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ साधा। पीएम पूर्णिया में भी कर रहे रैली और पूर्णिया में रैली करने के बाद बंगाल में भी पीएम इस समय भर रहे हैं हुंकार। सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में। भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने जम्मू में की जनसभा। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तमिलनाडु के रामनाथपुरम में, तो कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल में किया चुनावी प्रचार। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अभिजीत बैनर्जी के खिलाफ अभिजीत दास पर खेला दांव। महाराष्ट्र, पंजाब और यूपी के अलावा ओडिशा विधानसभा के लिए भी घोषित किए उम्मीदवार। आम आदमी पार्टी ने भी पंजाब में घोषित किए अपने 4 उम्मीदवार। यूपी के मैनपुरी सीट पर दिलचस्प हुआ चुनाव। बीएसपी ने बदला प्रत्याशी शिव प्रसाद यादव को दिया टिकट। डिंपल यादव ने अपनी जीत का किया दावा। और चैत्र नवरात्रि की महाअष्टमी पर मंदिरों में गूंज रहे हैं मां दुर्गा के जयकारे। महागौरी की पूजा के लिए उमड़े श्रद्धालु, कन्या पूजन में जुटे भक्त। तो ये थी इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और सबसे पहले आज बात करेंगे हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम नेताओं की चुनावी रैलियों पर, लेकिन उससे पहले सीधे आपको लिए चलते हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में। रामलल्ला जब अपने भव्य घर में अपना बर्थडे मनाएंगे, उस दिन पूरा देश खुशियों के आंसू रोने वाला है। हम सब के लिए बढ़ा देंगे। भाई और बहनों, जब मैं यहां आया हूं तब हमारे मुख्यमंत्री धामी जी को भी बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहता हूं। भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई तब से हमारे नेता हमारे चुनाव घोषणा पत्र में एक मांग रखे थे। मांग क्या थी? कि इस देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होंगे। इस देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा। और आज मुझे कहते हुए गर्व होता है, जोर से ताली बजाओ पुष्कर धामी के लिए। पूरे भारत में सबसे पहले यूसीसी लाने का काम हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी ने किया है। भाई और बहनों, और मोदी जी ने इसी तर्ज पर पूरे देश में यूसीसी लाने के लिए हमारे संकल्प पत्र में बात करी है। भाई और बहनों, मैं यहां आया हूं। अरे सुनो यार, अब सुन लिया, तुझे देख भी लिया, अब सुनो जरा। हो गया पक्का? भाई और बहनों, ये उत्तराखंड की पहाड़ियां, कहने को तो आबादी कम है, मगर हमारी सेना को छानकर देखो तो हर 14 व्यक्ति मेरे उत्तराखंड से मां भारती की रक्षा के लिए जाता है। सेना के जवान
और रिटायर्ड सेना के जवानों के परिवारों से ये उत्तराखंड भरा पड़ा है। इंदिरा गांधी ने एक वादा किया था कि सेना के जवानों को 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। 40 साल तक कांग्रेस पार्टी ने पूरा नहीं किया। आपने 2014 में 5 की 5 सीटें देकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 1 रैंक 1 पेंशन का वादा पूरा कर दिया और 70,000 करोड़ रुपया सीधा सेना के जवानों के परिवार में बैंक अकाउंट में डालने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भाई और बहनों, मैं पूछना चाहता हूं गढ़वाल पौड़ी वालों को, वोट किसको देना है भाई? किसको देना है? देखो भाई, जो लोग बीजेपी कह रहे हैं, जो लोग अनिल बलूनी कह रहे हैं, सबको मैं बताने आया हूं कि बलूनी के सामने कमल के निशान पर दिया हुआ हर वोट मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने वाला है। मुझे बताओ, मोदी जी को प्रधानमंत्री तीसरी बार बनाना है या नहीं बनाना है? जोर से बोलो, बनाना है या नहीं बनाना है? तो बलूनी के नाम के सामने बटन दबाइए, वोट सीधा मोदी जी के पास पहुंच जाएगा। भाई और बहनों, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है विकसित भारत की रचना करना। और विकसित भारत तभी बन सकता है जब विकसित उत्तराखंड बने, तभी बन सकता है। मोदी जी को सीधा प्रसारण आप उत्तराखंड के कोटद्वार से देख रहे थे, जहां पर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और उन्होंने खास तौर पर उत्तराखंड में लागू किए गए यूसीसी का मुद्दा उठाया और इसके साथ ही सेना में लागू किए गए 1 रैंक 1 पेंशन की भी बात उन्होंने प्रमुखता के साथ उठाई। और अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत तमाम बड़े नेताओं का धुआंधार प्रचार जारी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत अनेक बड़े नेताओं के धुआंधार चुनावी कार्यक्रम, तो ये लगातार चुनावी कार्यक्रम जिसमें कि रोड शो हैं, रैलियां हैं, तमाम तरह की कार्यक्रम हैं। तो चुनावी कार्यक्रम में सभी दलों के स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में रैलियों और रोड शो का रैला चल रहा है। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनावी दौरे पर हैं और इस दौरान उन्होंने चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया है। तो बिहार के गया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि दलित, पिछड़े और वंचितों के नाम पर कांग्रेस और आरजेडी ने सिर्फ अपना राजनीतिक स्वार्थ ही साधा। बिहार के पूर्णिया और पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर और रायगंज में भी पीएम का कार्यक्रम आज के दिन है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू में जनसभा की और अभी उत्तराखंड में वो कोटद्वार में जनसभा कर रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें तो तमिलनाडु के रामनाथपुरम में उन्होंने चुनावी प्रचार किया और बाकी नेता, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने केरल में चुनाव प्रचार किया और सभी दलों के बड़े नेता चुनावी मैदान में हैं। तो प्रधानमंत्री आरएसएस बीजेपी आएगी तो देश जल जाएगा, बच नहीं पाएगा। पिछले 30 साल से हम अनेक राज्यों में सरकार चला रहे हैं। अटल जी के समय से हम देश की सत्ता से साथ आते जाते रहे हैं, लेकिन इस देश को सबसे ज्यादा शांति का समय हमारे कालखंड में मिला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आपने बात सुनी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में रोड शो के दौरान कहा कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन संविधान को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। The Congress Party and the India Alliance is trying to save the Constitution of India. Indian National Congress, India Alliance, ഈ രാജ്യത്തെ ഭരണഘടനയെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പോരാടുന്നത്. That is the central issue.
तो तमाम तरह के चुनावी बयान आ रहे हैं और धुआंधार प्रचार भी इस बीच चल रहा है। हमारे संवाददाता राजेश राज हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर और ज्यादा बात करने के लिए। राजेश, सबसे पहले अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रैलियों की बात करें, आज बिहार में धुआंधार और बड़ा ही उन्होंने जबरदस्त प्रहार किया आरजेडी और कांग्रेस के गठबंधन पर। देखिए, निश्चित तौर पर लालचंद्र, जो पहले चरण के लिए मतदान की जो उल्टी गिनती है वो शुरू हो गई है और धुआंधार प्रचार के आलम को अगर समझें तो प्रधानमंत्री ने पहले चरण में 4 रैलियां की हैं। सबसे पहली रैली उनकी जमुई में हुई, जहां पर रामविलास पासवान के दामाद अरुण भारती के लिए वो चुनाव प्रचार में गए। दूसरी रैली नवादा में हुई, जहां पर विवेक ठाकुर जो सीपी ठाकुर के बेटे हैं उनके लिए चुनाव प्रचार किया। आज उनका जो है गया में, जहां पर मैं मौजूद हूं, यहां पर जीतन राम मांझी जो राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनके लिए चुनाव प्रचार किया। साथ ही गया की बहुत सारी विधानसभाएं हैं जो औरंगाबाद लोकसभा क्षेत्र से भी लगती है, लिहाजा सुशील कुमार सिंह औरंगाबाद से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर किस्मत आजमा रहे हैं, उनके लिए भी चुनाव प्रचार किया। और पूर्णिया में जनता दल यूनाइटेड के संतोष कुशवाहा के लिए वो चुनाव प्रचार करने के लिए गए। और सबसे जो आज की बड़ी खबर थी लालचंद्र, वो यही थी कि उन्होंने साफ तौर पर इस बात की तस्दीक की और कहा कि जो लोग उनके खिलाफ ये प्रपंच करते हैं, ये कहने का काम करते हैं कि संविधान जो है उसको बदलने का काम बीजेपी कर रही है, उन बातों को हम करारा जवाब देने के लिए आए हैं कि संविधान को न मोदी बदल सकता है न बीजेपी बदल सकती है, यहाँ तक कि अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भी नहीं बदल सकते हैं। या कहीं न कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पलटवार लालू प्रसाद पर था, जिन्होंने 2 दिन पहले वीडियो जारी कर बकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले किए थे। बिल्कुल, ये बात सच है। विपक्ष के नेता सवाल पूछे गए थे, उन सवालों का जवाब भी आज ठीक। राजेश, विपक्ष के नेता जाहिर सी बात है कि इस बात को उठा रहे हैं, तो प्रधानमंत्री ने बिल्कुल उस पर करारा जवाब दिया है। आज पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री अभी रैली कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर पर पश्चिम बंगाल में तमाम भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या, संदेश खाली में महिलाओं के साथ बलात्कार और अत्याचार जैसे तमाम मुद्दे पश्चिम बंगाल में भी उठाए हैं। पश्चिम बंगाल में भी प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी। राजेश, देखिए, निश्चित तौर पर पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी की सरकार में लगातार हिंसा की खबरें आती रही हैं, आपने देखा था कि विधानसभा चुनाव के दौरान भी किस तरीके से लगातार बंगाल में हिंसा की खबरें सामने आती थी। और अभी जबकि संदेश खाली में जिस तरीके से महिलाओं के साथ उत्पीड़न की खबरें आई, उसके बाद बंगाल जो है वो सुर्खियां बटोर रहा था पूरे देश भर में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चाहे विधानसभा का चुनाव हो या फिर लोकसभा का चुनाव हो, वो कहीं ना कहीं जो हिंसा पश्चिम बंगाल में चली आ रही है वर्षों से, उसके खिलाफ वो लगातार इस बात के खिलाफ मुखालफत वो करते रहे हैं। और आज भी जब पश्चिम बंगाल की सभाओं में जब वो पहुंचे तो उन्होंने इस बात का स्पष्ट तौर पर जिक्र किया। बिहार के पूर्णिया में भी प्रधानमंत्री मोदी जो है वो राष्ट्रीय जनता दल पर गरजे। ठीक। राजेश, प्रधानमंत्री के अलावा पक्ष और विपक्ष दोनों तरफ के कई बड़े नेताओं के चुनावी कार्यक्रम लगातार चल रहे हैं। कौन कौन से बड़े नाम ऐसे हैं जिनके धुआंधार चुनावी प्रोग्राम चल रहे हैं? देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में तमाम जो एनडीए के बड़े नेता हैं, चाहे उपेंद्र कुशवाहा की बात करें, चिराग पासवान की बात करें, जीतन राम मांझी की बात करें, सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम है बिहार के, वो लगातार प्रचार कर रहे हैं। वहीं अगर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी, ये दोनों लोग ज्वाइंट जो है वेंचर चला रहे हैं, ज्वाइंट प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं। आज भी तेजस्वी यादव की सभा जो है जमुई लोकसभा के शेखपुरा क्षेत्र में उनकी सभा थी, नवादा और गया में भी वो भाषण देने के लिए पहुंचे। और हम कह सकते हैं कि कांग्रेस की तरफ से अब तक जो है प्रचार का बीड़ा किसी ने कायदे से बिहार में नहीं उठाया है और बिल्कुल प्रचार जो है कांग्रेस का वो थमा हुआ दिख रहा है। सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही इस प्रचार की कमान संभाले हुए हैं महागठबंधन की तरफ से, वो और मुकेश सहनी। चूंकि अभी नया एक गठजोड़ उभर कर सामने आया है लालचंद्र, मुकेश सहनी जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से विधानसभा इस बार उसके में चुनाव लड़े, हालांकि वो खुद हारे, बाद में एमएलसी हुए, मंत्री बने। एक नया समीकरण जो है उसका सूत्रपात होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के प्रचार की कमान जो है अब तक संभाले हुए हैं। बाद बाकी
पहले फेज के बाद मुझे लगता है कि दूसरे तीसरे चरण से, चूंकि 7 चरण में बिहार में जो है वो चुनाव है इस बार, तो निश्चित तौर पर दूसरे तीसरे चरण के बाद तमाम जो बड़े हॉट सीट है वहां पर बहुत शुक्रिया का दौर चलेगा। वैसे फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया राजेश जुड़ने के लिए और इस खबर पर बात करने के लिए। तो हमारे संवाददाता राजेश राज जुड़े थे और जो चुनावी रैलियां धुआंधार हो रही हैं उस पर बात कर रहे थे हम। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब करेंगे आज की खास चर्चा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमाम नैरेटिव का खुलकर जवाब दिया है अपने इंटरव्यू में। इसी पर आज की खास चर्चा होगी। बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे अयोध्या। वर्षों की प्रतीक्षा के बाद हमारे अयोध्या का गौरव लौटा है। नहीं तो पहले टेंट, टूटे घाट, गंदगी, कोई फैसिलिटी नहीं। और अब काशी देखो, केदारनाथ देखो, उज्जैन देखो, सोमनाथ देखो, सब भव्य दिव्य। और मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है, आस्था का परचम लहराता रहे। ये है मोदी की गारंटी, इसलिए हमारा पहला वोट मोदी को। ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तो स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर इस वक्त में। और अब बारी आ गई आज की खास चर्चा की। और आज की खास चर्चा, जैसा कि हमने ब्रेक पर जाने से पहले आपको बताया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक एक नैरेटिव का चुन चुन कर जवाब दिया अपने इंटरव्यू में। इसी पर आज की हम खास चर्चा करने वाले हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से करारा जवाब दिया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार, ईडी की कार्रवाई और चुनावी बॉन्ड पर रखी विस्तार से अपनी बात। तो प्रधानमंत्री ने एक इंटरव्यू में ये तमाम मुद्दों पर खुलकर जवाब दिया है, चाहे वो भ्रष्टाचार की बात हो, ईडी की कार्रवाई, चुनावी बॉन्ड हो। न्यूज एजेंसी एएनआई को दिया इंटरव्यू में पीएम मोदी ने दिया पूरे मुद्दे पर जवाब। चुनावी बॉन्ड योजना के बारे में पीएम ने कहा विपक्ष इस बारे में झूठ फैला रहा है लगातार। चुनावी बॉन्ड को सफलता की एक कहानी के रूप में देखा जाना चाहिए। पीएम ने यह साफ तौर पर कहा कि यह तो सफलता की एक कहानी थी, क्योंकि इसी योजना के कारण तो पता चल सका कि राजनीतिक दलों को किसने चंदा दिया और कितना चंदा दिया। पहले तो पता भी नहीं चलता था। अब देश को पूरी तरह चुनावों में काले धन के दौर में धकेल दिया गया है। अगर चुनावी बॉन्ड को खत्म करने के बाद की बात करें, जब भी इस संबंध में ईमानदारी से सोचा जाएगा तो हर कोई पछताएगा कि एक अच्छी योजना थी, उसमें कुछ सुधार हो सकती थी। जांच एजेंसियों की कार्रवाई के बाद जिन 16 कंपनियों ने चंदा दिया था, उनमें से उस चंदे में से सिर्फ 37% बीजेपी को मिले थे और 63% तो बीजेपी को विरोधी दलों को मिले थे। तो ये नैरेटिव भी गलत है। जब चुनावी बॉन्ड योजना से संबंधित विधेयक को संसद में पारित किया गया तो आज इस पर टिप्पणी करने वाले लोगों ने इस पर समर्थन किया था। ईडी द्वारा दर्ज 3% केस ही राजनेताओं के खिलाफ हैं, पीएम ने ईडी की कार्रवाई पर जवाब देते हुए कहा। 97% मामले तो उन लोगों या कंपनियों के विरुद्ध हैं जिनका राजनीति से कोई लेना देना है ही नहीं। 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्तियां जब्त की थी। उस समय इस तरह एजेंसी काम करती थी, लेकिन हमारे कार्यकाल में 1 लाख करोड़ रुपए से भी अधिक की परिसंपत्तियां जब्त हुई हैं, यह पीएम ने कहा। साथ ही उन्होंने कहा ईमानदार व्यक्ति को कोई डर नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार में शामिल लोगों को अपने पाप का डर है, इसीलिए वो इस तरह की बात कर रहे हैं। भ्रष्टाचार ने देश को नष्ट कर दिया है और इससे पूरी ताकत से निपटना ही होगा और यह मेरी निजी प्रतिबद्धता भी है। तो प्रधानमंत्री ने जो बातें कही हैं उस पर हम चर्चा करेंगे और प्रधानमंत्री की बात भी सुनवाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब इस मुद्दे पर करेंगे खास चर्चा। आज हमारी किसान सम्मान निधि सीधे हमारे बैंक खाते में आती है। अब हमारा हक कोई नहीं मार सकता। नहीं तो पहले फसल बिचौलिए कौड़ियों के भाव ले जाते थे।
लेकिन अब बीज से बाजार तक साथ खड़े हैं मोदी जी। बड़ा फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सॉइल हेल्थ कार्ड, सबसे ज्यादा फसलों पर एमएसपी, हर खेत को पानी, नैनो यूरिया, अब ड्रोन की भी तैयारी। लेकिन फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। किसान कल्याण की गारंटी मोदी जी की और उन्हें जिताना ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। स्वागत है ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इंटरव्यू का हम जिक्र कर रहे हैं और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया है उस पर चर्चा कर रहे हैं। तो साक्षात्कार के दौरान पूछे गए एक सवाल के जवाब में पीएम ने कहा कि 2014 से पहले ईडी ने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त की थी और जबकि एनडीए के कालखंड में यह जब्ती 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति का है। ईडी एक स्वतंत्र संस्था को काम कर देना चाहिए, नहीं करने देना चाहिए? बनाई क्यों भाई? 2014 से पहले ये संपत्ति अटैच करने का ईडी को अधिकार है। 2014 से पहले उन्होंने सिर्फ 5,000 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच की। कौन रोकता था ईडी को भाई? और किसके लाभ में कहता? मेरे कालखंड में गलत काम करने वालों की 1 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच हुई है। और साथ ही प्रधानमंत्री ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड की शुरुआत देश में चुनाव के दौरान काले धन को खत्म करने के लिए की गई थी। अब देखिए इलेक्टोरल बॉन्ड का भी विशेषता देखिए कैसा झूठ चल रहा है। कुल देश में 3,000 कंपनियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड दिए हैं। उसमें 3,000 में 26 कंपनियां ऐसी हैं जिन पर कार्रवाई हुई है। ये कहते हैं ना ईडी वीडी टिकना फला, 3,000 डोनर है उसमें सिर्फ 26 और उनमें से 16 कंपनियां ऐसी थी छापा जब लगा उस समय बॉन्ड खरीदा। कोई जोड़ सकता है इसको? अगर बॉन्ड खरीदा, लोग ये जोड़ रहे हैं, उसकी विशेषता ये है कि ये जो 16 कंपनियों ने बॉन्ड खरीदा उसमें से 37 पैसा अमाउंट बीजेपी को डोनेशन में मिली। 37, 63% बीजेपी के विरोधी पार्टियों को मिली। में और खास तौर पर हम जो आज खास चर्चा कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार पर, चुनावी बॉन्ड पर, ईडी के एक्शन पर प्रधानमंत्री ने जो कहा है उस पर आज की खास चर्चा। और इस पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अशोक टंडन जी, वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत। अशोक टंडन जी हमसे जुड़ने वाले हैं। हमारे साथ साइना एनसी भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता जुड़ रही हैं और हमारे साथ स्वाति चंद्रशेखर कांग्रेस की प्रवक्ता भी जुड़ रही हैं इस चर्चा में। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों का, साइना जी आपका भी और स्वाति चंद्रशेखर जी आपका भी। आगे चल करके वरिष्ठ पत्रकार अशोक टंडन जी को भी जोड़ने की हम लोग कोशिश करेंगे, लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत पहले स्वाति चंद्रशेखर जी के साथ करता हूं, फिर साइना जी के पास आऊंगा। स्वाति जी, चुनावी बॉन्ड, ईडी का एक्शन, भ्रष्टाचार, ये तमाम मुद्दे जाहिर सी बात है कि विपक्ष उठा रहा है, उठाने भी चाहिए, चुनाव का समय है, बिल्कुल उठा रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री ने कई मुद्दों पर तस्वीर बड़ी साफ करने की कोशिश की है। मैं एक मुद्दा सबसे ज्यादा जो चर्चित है उसका लेता हूं। लोगों ने यह बात फैलाई या कही, विपक्ष ने भी कही कि भाई ईडी का एक्शन हुआ, छापा पड़ा और उसके बाद बीजेपी को ले दनादन चंदा मिलना शुरू हो गया चुनावी बॉन्ड के जरिए। प्रधानमंत्री ने डेटा दिया है कि सिर्फ 37% उन कंपनियों का चंदा बीजेपी को मिला है, 63% तो बाकी दलों को मिला है जो बीजेपी के विरोधी हैं। स्वाति जी। नमस्कार। मैं भी एक्चुअली 1 घंटे 17 मिनट का जो प्रधानमंत्री का इंटरव्यू रहा एएनआई के साथ, अपने के साथ, मैं बहुत से सुन रही थी और मैं हर पल में उसको बहुत अच्छी तरीके से समझने और एनालिसिस करने की कोशिश कर रही थी। और मुझे लगता है कि हमें शुरुआत इस बातों से करनी चाहिए कि प्रधानमंत्री बात किए थे कि हर नेता उनके बातों पर जिम्मेदारी लेना बहुत जरूरी है। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री खुद उनका इंटरव्यू फिर से जाके देंगे और बीजेपी लोगों ने फिर से जाके वो इंटरव्यू में उन्होंने क्या कहा। देखिए, सवाल को
कैसे तरीके भी, मतलब ये एक कला तो हमको मानना पड़ेगा कि बीजेपी को और पीएम को आते हैं कि बॉल कैसे भी आए उसको अपने फायदे के लिए मारना तो बहुत आसान हो जाती है, पर हर बार वो 6 और 4 पे नहीं जाते हैं, वो बहुत बार आउट भी हो सकती है। और 2024 के चुनाव में ये हो रही है, ये बहुत अच्छी बात है। और इलेक्टोरल बॉन्ड की अगर हम बात करें, इलेक्टोरल बॉन्ड की जब शुरुआत हुई थी तब भी ऑपोजिशन और खास करके कांग्रेस ने उसके ऊपर कुछ अमेंडमेंट्स की पेश किए। उसके लिए बहुत क्लियर थे हम, आपको एनोनिमस नहीं रखना चाहिए, कौन डोनेशन है उसके बारे में बात करनी चाहिए। और आज सुप्रीम कोर्ट भी उसी चीजों के ऊपर बात किए हैं, आ रहा हूं साइना जी, आ रहा हूं। उसी चीजों के ऊपर बात किए हैं। और आज देश के सामने आप यकीन नहीं मानोगे, आप माइक लेकर लोगों के पास जा सकते हैं, जो बहुत बार ये होती है कि बहुत बार इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो गया या कुछ ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल चीजें हो गई, ये बहुत बार इट्स ऑन द सरफेस, कभी नीचे तक जाती नहीं है। पर इस बार ऐसे नहीं है, जनता के पास हर लोगों गली गलियों में बहुत आम जनता के मुंह पे इलेक्टोरल बॉन्ड की बात चल रही है। और जो इसके पीछे जो हुआ है बहुत बड़ा स्कैम, इसके ऊपर बात चल रही है। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। ठीक है स्वाति जी, लौटता हूं आपके पास, लौटता हूं स्वाति जी। साइना जी, स्वाति जी ने अपनी बात रखी और हम आज चर्चा यही कर रहे हैं कि तमाम तरह की बातें देखिए हर तरह पर विपक्ष ने उठाया, कई जगह पढ़ने देखने को सुनने को मिली, लेकिन ये डेटा जो प्रधानमंत्री ने दिया है कि जिन कंपनियों के, एक तो सबसे पहले उन्होंने कहा कि देखिए 3000 कंपनियों ने चंदा दिए, उसमें से सिर्फ 36 कंपनियों पर छापे की कार्रवाई हुई, उसमें भी 16 कंपनियों ने जो चंदा दिए, सबसे ज्यादा छापे जिन पर पड़े उनकी बात कर रहा हूं, उसमें से 37% बीजेपी को मिले, 63% जो बाकी दल थे उसको मिले। तो सवाल यह है कि जब यह बात उठाई जाती है कि भाई ईडी के छापे पड़े और वसूली कर ली गई, तो इसका तगड़ा जवाब प्रधानमंत्री ने दिया अपने इंटरव्यू में। साइना जी, मुझे लगता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री ने दिल खोल के सच्चाई का सामना करते हुए सच्चाई लोगों के सामने रखा है। अभी आप देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड्स की हम बात चर्चा करते हैं, क्या हम चाहते थे कि एक ब्लैक इकोनॉमी हो या सफेद के तरफ जाएं? मैं मानती हूँ कि खामियां जरूर हैं और प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा, लेकिन जब आपको सच्चाई पता चलता है कि कितने परसेंटेज के डोनेशंस आए हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो उससे 2/3 ज्यादा आए हैं अन्य पार्टीज को। दूसरी बात, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने जो एक्विजिशंस किए हैं 1 लाख करोड़, आप मुझे बोलिए ये वो डेटा भी हमने दिखाया दिखाया, लेकिन जो ये बेईमानी का पैसा है वो जनहित में खर्च नहीं हो रहा है, ये जनता के हित में काम कर रहे हैं। और जो आप प्रधानमंत्री की सच्चाई, ईमानदारी, वफादारी, नीति नियत पे सवाल और प्रश्न चिन्ह उठाएंगे तो मुझे बहुत अफसोस होता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने बिल्कुल स्पष्टीकरण की है इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को लेके, इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेके, और उनकी जो सोच और विचार है एक विकसित भारत के लिए। 100 साल बाद जब एक इंडिपेंडेंट इंडिया उभर के आती है एक सुपर पावर के रूप में, तो क्या ये गर्व की बात नहीं है हर एक नागरिक के? और ANI के इस इंटरव्यू में उन्होंने हर एक सवाल, प्रश्न चिन्ह का जवाब दिया, बेखूबी दिया और फैक्ट्स फिगर्स के साथ। ठीक है, मैं लौटता हूं। विपक्ष का काम है सिर्फ टोकना, तो वो टोकते रहे। ठीक है, चलिए, विपक्ष का ये काम भी है साइना जी, काम करते रहो। ठीक है साइना जी, विपक्ष का ये काम भी है, लेकिन स्वाति जी, ठीक है, विपक्ष अपना काम कर रहा है, करना भी चाहिए, लेकिन बात यह है कि तमाम डेटा, चाहे आप देखें कि जिस तरह जांच एजेंसी कार्रवाई कर रही हैं, कितने की संपत्ति जब्त हुई, कितने प्रतिशत केस राजनेताओं के ऊपर हैं, कितने प्रतिशत केस बाकी लोगों पर हैं ईडी के, ये तमाम डेटा के साथ जब प्रधानमंत्री आए हैं, तो अब विपक्ष और खास तौर पर आपकी पार्टी, प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस, इन मुद्दों पर चुनावों में, चुनाव प्रचार में किस तरह से इसको लेकर जाएगी? स्वाति जी, देखिए, डेटा हम भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सिर्फ हमारी डेटा नहीं है कि ये हर अखबार में छपी हुई डेटा है, जो मैं आपने रखना चाहती हूँ, खास के ऊपर, के ऊपर, CBI के ऊपर जब आप बात रखें,
121 लोगों के ऊपर खास करके कार्रवाई शुरू हुई है, या पॉलिटिकल लोगों हो, और उसमें तो पॉलिटिकल लोगों के साथ जो जुड़ी हुई लोग हैं तो फिर 2014 से, और उनमें से 80% जो अपोजिशन का है, 20% एनडीए से जो जुड़ी हुई है, और 2-3 लोग हैं जो बीजेपी से है, और 2-3 लोग उन लोगों का छुटकारा हो चुकी है, और बहुत लोग जो बीजेपी के अंदर जा चुके हैं उन लोगों का जांच तो बहुत डिले हो रही है, ना उसके ऊपर कोई सवाल उठ रही है, या ना उसके ऊपर ईडी उसको कपड़ के अंदर ताला मार के रख चुके हैं, कि ताकि जब वो पार्टी पलटे तब वो केसेस वापस कार्रवाई शुरू कर जाए। ये तो सबको पता की बात है। और दूसरी चीज है इलेक्टोरल बॉन्ड की। अगर बात करें, प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छी तरीके से, बहुत फैंटेसी वे में एक डेटा दी थी कि 16% उसमें से ईआई की कार्रवाई हुई है, उसमें 37% बीजेपी को ट्रांसफर हुई है। अगर जो 100% इलेक्टोरल बॉन्ड जो आई है 6,000 करोड़ की जो आई है, अगर उनमें से आप छोड़ दीजिए 16% छोड़ दीजिए, 37% छोड़ दीजिए, 50% लोगों के पास अगर आप जाके पर्दे के पीछे बात करें, हम बात किए हैं कांग्रेस के नाते, अगर मीडिया जाके बात करे तो ये बात साफ निकल के आ रही है, सबसे पहले ईडी का या नोटिस चले जाते हैं, पहले बात आ जाती है, आ रहा हूँ साइना जी, आ रहा हूँ, या उसके बाद वो इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में खरीदना शुरू कर देते हैं। ये बात साफ है। ब्लैक मनी खरीदने की क्या बात है, ब्लैकमेल हो रही है। ठीक है। स्वाति जी, आपने एक बात कही ना कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसकी चर्चा नहीं होती। मैं कह रहा हूं, अभी साइना जी ने भी जवाब देने के लिए उंगली उठाई, और मैं वो सवाल बिल्कुल साइना जी को ट्रांसफर कर रहा हूं। साइना जी, स्वाति जी ने जो बातें उठाई हैं, एक तो प्रधानमंत्री ने ये डेटा दिया कि भाई 3% मामले ही राजनेताओं के खिलाफ हैं। स्वाति जी का कहना है कि भाई उसमें 80% तो मामले विपक्ष के नेताओं के खिलाफ हैं। एक तो उस पर जवाब दे दीजिए। दूसरी बात स्वाति जी ने यह भी उठाई कि भाई जो लोग आपके कैंप में जाते हैं तो उनके खिलाफ क्या मामला बंद हो जाता है? इस पर जरूर जवाब दीजिएगा साइना जी। देखिए, कानूनी कार्रवाई जो होती है वो है सबके लिए है और एक समान है। बहुत सारे नेतागण भी है जो सोचते हैं कि वो उभर के आ सकते हैं या वो पॉलिटिकली इंसुलेटेड है। बिल्कुल नहीं, कदे नहीं। प्रधानमंत्री के बारे में मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि 10 साल में प्रधानमंत्री के रूप में 25 पैसे का भी आरोप नहीं है। अन्य तरफ हम जानते हैं कि कितने सारे आरोप और साबित किए गए आरोप जहां आदरणीय कोर्ट्स ने कहा। अभी हकीकत यह है कि 6,000 करोड़ के फंड्स और डोनेशंस आए हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, लेकिन 14,000 करोड़ जो अन्य पार्टीज को गए, शायद उनको भी इसके बारे में टिप्पणी करनी चाहिए। जब प्रधानमंत्री ने स्पष्टीकरण दी है कि कितने लोग जो भारतीय जनता पार्टी का उनका कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई सहयोग नहीं है, क्या है इसके आंकड़े तो मैं दोहराऊंगी नहीं, लेकिन मैं जरूर कहूंगी कि जो लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन में समझ लीजिए कोई खामियां भी है और जिसके ऊपर आपको फोकस करना है तो मौका जरूर है, लेकिन ये कहना कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक स्कैम है, ये बिल्कुल गलत है। और दूसरी बात, जहां तक इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है, हम जानते हैं कि 2003 के बाद सुओ मोटो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट इज नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, उनके पास ये प्रावधान भी है कि सबूत के अनुसार वो गिरफ्तारी भी करें। जो ये सच्चाई की एक लड़ाई है, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक लड़ाई है, आपको तो स्वागत करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने एक एक मुद्दा का जवाब दिया, और आज जो भारत का एक गर्व है, भारत जो 11वें इकोनॉमी से 5वें तक आया है और अभी जाएगी तीसरे की तरफ, तो मैं मानती हूँ ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इस उपलब्धि के लिए मैं दाद देना चाहती हूँ, श्रेय देना चाहती हूँ वो ईमानदार नेता को जिन्होंने सही मायने में वो कदम उठाए जो गंभीर हो या कठिन हो, ताकि हम इस दृष्टि में चलते रहें। मैं लौटता हूँ साइना जी। स्वाति जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी इंटरव्यू में एक बात कही कि देखिए भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई होगी ही होगी, होनी ही चाहिए, और ये तो मेरी निजी प्रतिबद्धता भी है। तो प्रधानमंत्री ने तो एकदम बिल्कुल साफ तौर पर मजबूती के साथ कह दिया है कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। अब आगे चल करके आपकी, विपक्ष की, आपकी पार्टी की क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या रणनीति रहेगी? देखिए, हम तो साफ के, और खास करके मैं एक्चुअली
एक दो दिन पहले हमारे आपस में ये डिस्कशन भी हो रही थी और मैं एक टीवी डिबेट में भी इसका जिक्र कर रही थी कि हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं, जब भी कहते हैं कि बीजेपी पक्ष में या बीजेपी सरकार में कुछ भ्रष्टाचार हुई है, एक विक्टिमहुड चालू हो जाती है। जी ने कहा कि इसका इन्वेस्टिगेशन होगा, हमको जेल में भेजने वाले हैं, आप प्लीज वोट दे दीजिए ताकि हम जेल नहीं जा सके। ये विक्टिमहुड क्यों प्ले कर रहे हैं? अगर हम जब स्कैम चल रही है, मैडम ने कह रही थी कि कोई आरोप नहीं है, आरोप बहुत सारे हैं, हम कर रहे हैं आरोप। अगर के पास आप स्वतंत्रता दे देते हैं कि जो देश के अंदर जो इंडिपेंडेंट बॉडीज है, ईडी हो गया, सीबीआई हो गया, आप स्वतंत्रता दे दीजिए उन लोगों को, स्वातंत्र दे दीजिए, तो वो लोग कार्रवाई करके आपको दिखाएंगे कि सरकार के अंदर कितना भ्रष्टाचार हुई है, कितना स्कैम हुई है। और 4 तारीख के बाद जो सरकार बनने वाली है और जो नया सरकार आने वाली है और सब आने वाली है कि कितना भ्रष्टाचार हुआ है। देखिए स्वाति जी सरकार आएगी, निश्चित तौर पर काम किया जाए, लेकिन 2 बातें मैं जोड़ देता हूं। एक, आपने कहा कि स्वतंत्रता दे दीजिए, कोर्ट तो स्वतंत्र है, उसमें तो कोई आशंका नहीं है ना, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। दूसरी चीज ये कि आप जो है कोर्ट के साथ साथ आप कोर्ट में तमाम जो आपने कहा कि मुद्दे आपके भी हैं, आपके लोगों के खिलाफ भी भ्रष्टाचार है, मैं ये कहूंगा अदालत का दरवाजा खुला हुआ है, जाना चाहिए वहां पर। सायना जी, जो बात स्वाति जी उठा रही हैं उस पर जरूर जवाब दीजिए कि भाई आपके लोगों के खिलाफ भी मामले हैं लेकिन कार्रवाई नहीं होती, और प्रधानमंत्री कह रहे हैं, प्रधानमंत्री दूसरी तरफ कह रहे हैं कि ये तो मेरी निजी प्रतिबद्धता है, मैं रुकूंगा नहीं। देखिए, सच्चाई सच्चाई होती है और सत्यमेव जयते। आप सवाल उठाएंगे जुडिशरी पे, आप सवाल उठाएंगे एजेंसीज पे, आप सवाल उठाएंगे इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे, लेकिन आप सवाल नहीं उठाएंगे कि जो लोग भ्रष्ट हैं उनको पॉलिटिकल इंसुलेशन क्यों मिलना चाहिए? कदर नहीं मिलना चाहिए। कानून कानून होता है हर एक नागरिक के लिए, और हम उसी दृष्टि में काम करते आए हैं। और जैसे कि मैंने कहा, प्रधानमंत्री की नीति नियत में कोई खोट नहीं। भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, उसके खिलाफ उन्होंने हमेशा आवाज उठाई। आवाज उठाने के साथ साथ उन एजेंसीज, उन एडमिनिस्ट्रेशन को सक्षम किया है जिनको कार्रवाई करनी चाहिए, दखल अंदाज न करते हुए। आज ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, इंडिपेंडेंट अथॉरिटीज के रूप में काम करते आ रहे हैं। और जहां तक राजनीतिक पार्टियों का सवाल है, उनको जो सिर्फ सच्चाई नहीं दिखाई दे रही है इस वजह से क्योंकि उनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं, सिर्फ प्रधानमंत्री को टोकते रहो टोकते रहो टोकते रहो। मुझे लगता है कि ANI का जो इंटरव्यू है एक बार फिर सुन लीजिए, आपको पता चलेगा प्रधानमंत्री के व्यूज ईडी के ऊपर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर और एक सच्चे ईमानदार देश के बारे में। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हम आज ये खास चर्चा भी कर रहे थे क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन तमाम सवालों के चुन चुन कर जवाब दिए जिन सवालों को पिछले दिनों उठाया जा रहा था, इलेक्टोरल बॉन्ड पर, ईडी के एक्शन पर, चुनावी चंदे पर, तमाम मुद्दों पर प्रधानमंत्री ने विस्तार से बात रखी। बहुत बहुत शुक्रिया सायना जी जुड़ने के लिए, और स्वाति जी आपका भी इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री ने जो प्रतिबद्धता दिखाई है भ्रष्टाचार पर कार्रवाई को लेकर के, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये तो मेरी निजी प्रतिबद्धता भी है, इसलिए ये तो जारी रहने वाली है। इलेक्शन का समय है तो ये मुद्दे उठते रहेंगे। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तब बात करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को कानूनी झटके तो लगातार लग रहे हैं, लेकिन क्या उसकी भरपाई आम आदमी पार्टी राजनीति के जरिए करना चाह रही है? करेंगे इस पर बात। हाँ, ले फोटो, अपनी ही है, अपने ने ही बनाई और अपने ही वोटों से बनी है वंदे भारत। हाँ यार, किसने सोचा था हमारी ट्रेनों में रिवॉल्विंग सीट्स, विस्टा डोम्स होंगे, एयरपोर्ट्स जैसे एस्केलेटर्स, लाउंजेस, फूड कोर्ट रेलवे स्टेशन पर होंगे, शहर शहर मेट्रो और अब तो बुलेट ट्रेन भी आ रही है। और फिर भी पता है मोदी जी क्या कहते हैं कि ये तो बस ट्रेलर है। लाइफ इजी बना दी मोदी जी ने, और अब हम उनकी जीत इजी बनाएंगे। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज की गारंटी मोदी की, मोदी जी को वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। मुझे पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना? मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ।
तो चेक किया, मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है, आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा धूप में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझकर इन्वेस्टिफाई। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। स्वागत है ब्रेक के बाद जीटी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को कानूनी झटके तो लगातार लग रहे हैं, लेकिन क्या उसकी भारपाई राजनीति के जरिए करने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी? इसी पर आज ये बात करेंगे अब इस खास खबर पर। तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को लग रहे हैं लगातार कानूनी झटके। लगातार, चाहे सुप्रीम कोर्ट की बात कीजिए, दिल्ली हाई कोर्ट की बात कीजिए, राउज एवेन्यू कोर्ट की बात कीजिए, लगातार कानूनी झटके लग रहे हैं आम आदमी पार्टी को। केजरीवाल की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी, लेकिन राहत नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार के लिए कोई राहत नहीं दी। इस पर खास गुहार लगाई गई थी, लेकिन कोई राहत नहीं मिली। अब मामले में अगली सुनवाई 29 अप्रैल को, और कोर्ट ने ईडी से भी 24 अप्रैल तक जवाब देने को कहा है पूरे मामले पर, गिरफ्तारी पर। और अरविंद केजरीवाल को कहा है कि 27 अप्रैल तक आप ईडी के जवाब पर अपना प्रत्युत्तर, यानी कि उस जवाब पर अपनी प्रतिक्रिया दे दीजिएगा। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं और उन्होंने 2 मंत्रियों को बैठक के लिए बुलाई है, वहीं से सरकार चला रहे हैं। संजय सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और इंडी गठबंधन से समर्थन मांगा। तो लग रहा है कि राजनीति के जरिए भारपाई हो रही है क्या? कानूनी झटके की भारपाई राजनीति से करने की आपकी कोशिश, ये सवाल उठ रहा है। ऐसा व्यवहार आप अरविंद केजरीवाल जी के साथ कर रहे हैं, आतंकवादियों जैसा? आपको शर्म नहीं आती? प्रधानमंत्री जी अपनी दुर्भावना में इस कदर अपनी नफरत में आप आगे बढ़ चुके हैं कि उनके परिवार से, उनकी पत्नी से उनकी मुलाकात बीच में शीशे की दीवार खड़ी करके आप करते हैं। संजय सिंह खुद लंबे समय तक जेल में रहकर आए हैं। उन्हें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि तिहाड़ जेल दिल्ली सरकार के अंतर्गत आती है, और दिल्ली सरकार के 2018 के जेल मैनुअल रूल नंबर 602 के अनुसार इस तरह के कैदियों को जो सुविधाएं दी जाती हैं वही अरविंद केजरीवाल को दी गई हैं। ये नियम अरविंद केजरीवाल ने खुद बनाया, हमने तो बनाए नहीं। और जो नियम बनाया गया उसका नियम का पालन उन कैदियों को करना है। तो अरविंद केजरीवाल भी कैदी हैं, आरोपी हैं, तो नियम का पालन तो करना पड़ेगा। तो ये तमाम प्रतिक्रिया अरविंद केजरीवाल को किस तरह से रखा जा रहा है कैद में, इस पर भी राजनीति हो रही है। हमारे संवाददाता विकास सारथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, और ज्यादा जानकारी के साथ विकास जुड़ चुके हैं। विकास, सबसे पहले तो जो कानूनी सफर है उस पर आपसे बात कर लेता हूं कि अब 29 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। उस सुनवाई में क्या क्या कुछ कोर्ट में प्रोसीजर रहेगा? जी लालचंद, आप याद करें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अभी हाल ही में एक आदेश दिया था जिसमें अरविंद केजरीवाल की 2 दलीलों को कोर्ट ने खारिज किया था। पहला कि उनकी ईडी की गिरफ्तारी गैरकानूनी है, दूसरा कि उनको इसीलिए तुरंत रिहा किया जाए। इन दोनों मांगों को कोर्ट ने ठुकराया था। इसके खिलाफ अरविंद केजरीवाल ने जो अपील दायर की है उस पर सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनवाई की थी, लेकिन बावजूद इसके कि उनके वकील जल्दी लिस्टिंग चाहते थे, कोर्ट ने यह कहा कि 29 अप्रैल से पहले कोर्ट के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि लिस्ट जो होती है केसेस की वो एडवांस प्लान होती हैं। यही वजह है कि आप ये कह सकते हैं कि उनको एक किस्म का झटका लगा है, क्योंकि 29 अप्रैल तक तो अब उनको कोई राहत मिलती यहाँ पर दिख नहीं रही है। पार्टी के तौर पर हम देखें तो मनीष सिसोदिया की जो एक जमानत की जो याचिका है
एक तो उन्होंने मेरिट्स पर बहस की है, जो कल भी जिसकी सुनवाई हुई थी, और वो जो चुनाव प्रचार के लिए चाहते हैं एक राहत कोर्ट से, उस पर 20 अप्रैल को सुनवाई होनी है। तो दोनों ही चीजें अभी काफी दूर नजर आ रही हैं। तो पार्टी के लिहाज से बात करें कि वो लगातार एक पॉलिटिकल जी विकास, इस बीच आम आदमी पार्टी ने मुद्दा ये बनाया कि अरविंद केजरीवाल को ठीक से नहीं रखा जा रहा है तिहाड़ जेल में। तिहाड़ जेल की तरफ से प्रशासन का जवाब भी आया। हम ये भी जानते हैं कि तिहाड़ जेल तो दिल्ली सरकार के अंदर है, और तिहाड़ जेल ने जवाब दिया कि बिल्कुल जेल मैनुअल के हिसाब से जो कुछ उनको मिलना चाहिए वो मिल रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी इन मुद्दों को उठा करके एक भारपाई करने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल, देखिए जेल मैनुअल जो है वो उसके हिसाब से ही उनको सुविधाएं दी जा रही हैं। और जो अभी संजय सिंह आरोप लगा रहे थे इसमें कि उनको मिलने नहीं दिया जाता, तो ये जो नियम है ये सबके लिए हैं। और ये कई बार इसलिए भी नियम बनाए जाते हैं कि बगैर कोर्ट की इजाजत के किसी भी तरह की चीजों का आदान प्रदान ना किया जाए जो व्यक्ति जेल के भीतर है, उससे मिलने वाले लोगों का। केजरीवाल के मामले में नहीं, लेकिन अन्य मामलों में ये हो सकता है कि निषिद्ध चीजें ऐसे मिलने वाले लोग जेल के भीतर पहुंचा दें। यहां पर भी एक बात आप याद करें कि ईडी ने इस बात पर आपत्ति जताई थी कि कुछ दस्तावेज वकील के जरिए पहुंचाए गए जब वो ईडी हिरासत में थे। तो ईडी हिरासत के समय आप फेस टू फेस मिलने के लिए आजाद थे, लेकिन जेल मैनुअल के लिहाज से आपको इस तरह की कोई रियायत नहीं मिलेगी। आपको कोर्ट से बाकायदा इसके लिए एक्सेप्शन लेना होगा जाके। ठीक है, जाहिर सी बात है, आम आदमी पार्टी, उसके संयोजक, पार्टी का नाम आम आदमी, लेकिन जेल में सुविधा चाहते हैं खास आदमी वाली। बहुत बहुत शुक्रिया विकास जोड़ने के लिए इस खबर पर। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो रुख करेंगे कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा निकालने के लिए क्यों जाना पड़ा हाई कोर्ट, और फिर हाई कोर्ट ने अनुमति दी है। इस पर करेंगे बात। घर में अगर कोई बीमार पड़ जाए ना तो इलाज के लिए घर बिक जाता था, पीढ़ियां कर्ज में डूब जाती थी, और आज तो अस्पताल के खर्चे की फिक्र नहीं सताती। और याद है जब 60 साल में सिर्फ 7 एम्स बने थे, वहीं 10 साल में 16 नए बन गए। और फिर भी मोदी जी कहते हैं ये तो बस ट्रेलर है। करोड़ों लोगों को 5 लाख तक का मुफ्त इलाज मिला है। ये है मोदी की गारंटी। तो फिर हमने भी सोच लिया, फिर एक बार मोदी सरकार, और ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। स्वागत है ब्रेक के बाद डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं इस वक्त, और अब हम बात करने वाले हैं कि पश्चिम बंगाल में रामनवमी की शोभा यात्रा को निकालने को लेकर हिंदू संगठनों को हाई कोर्ट जाना पड़ा, उसके बाद अनुमति मिली है। तो क्या है ये पूरा मामला? कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में रामनवमी के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है। ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया है कि शोभा यात्रा निकलेगी। दरअसल हावड़ा के 2 हिंदू संगठनों ने कलकत्ता हाईकोर्ट से शोभा यात्रा को निकालने की गुहार लगाई थी कि इस बारे में अनुमति दी जाए। तो हाईकोर्ट के जस्टिस जयसेन गुप्ता ने हिंदू संगठनों को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति दे दी है, और साथ ही ये कहा है कि शोभा यात्रा उसी रास्ते से होकर निकलेगी जिस रास्ते से पिछले 15 सालों से निकलती है। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा। लेकिन ये क्यों कहना पड़ा? इसलिए क्योंकि राज्य की ममता बनर्जी सरकार कह रही थी कि रामनवमी शोभा यात्रा का रास्ता बदलो। पश्चिम बंगाल में रामनवमी शोभा यात्रा निकालने के लिए भी हिंदू संगठनों को क्यों जाना पड़ा हाईकोर्ट, ये सवाल बनता है। ईद में 2 दिन की छुट्टी होती है, पता नहीं कहां होता है छुट्टी, और रामनवमी की छुट्टी, जन्माष्टमी के लिए छुट्टी के लिए कोर्ट में जाना पड़ता है। हिंदू समाज की इतनी दुर्दशा हो गई। हिंदुस्तान में क्या हिंदू सेकंड क्लास सिटीजन है क्या? अच्छा है, कोर्ट ने हिंदू समाज की भावना को समझते हुए छुट्टी घोषणा की है। तो यहाँ संविधान पर देश नहीं चलेगा, राज्य नहीं चलेगा, हर बात में जाना पड़ेगा कोर्ट में। ये सरकार तो डूब मरना चाहिए जो एक शोभा यात्रा का सुरक्षा नहीं दे पाता। जो
तो ये मुद्दा उठा है और क्यों उठा ये मुद्दा, इस पर विस्तार से बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता प्रसेनजीत बख्शी कोलकाता से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रसेनजीत दा, क्यों जाना पड़ा हाई कोर्ट शोभा यात्रा निकालने के लिए, और ममता बनर्जी इस जिद पर क्यों अड़ी थी कि रास्ता बदलो? नहीं लालचंद, हमें थोड़ा सा ये समझना चाहिए कि बंगाल में इस तरह की हालत हो चुके हैं जी कि छींकने के लिए भी आपको अनुमति लेना पड़ता है और अनुमति लेने के लिए अदालत जाना पड़ता है। ये पिछले 3-4 सालों में सबको पता चल गया जी। लेकिन इसमें मुद्दा अदालत ने अनुमति दे दिया शोभा यात्रा के लिए या लोगों को शोभा यात्रा के लिए अदालत जाना पड़ा, ये नहीं है। मुद्दा ये है कि पिछले 4-5 दिनों से उत्तर बंगाल की जो जगह पर ममता बनर्जी अपने चुनाव प्रचार में है, उस जगह पे जिस तरह से हम और वो बोल के जी जिस तरह से उन्होंने बता रही है कि आप वो लोग जब आक्रमण करने के लिए आए तो अल्लाह के नाम पर आप इबादत करें, अपने आप को आप शांत रखें। ये वो और हम, ये कौन है? वो कौन है और हम कौन है जी। और इस तरह से पिछले बार इसी हावड़ा की रामनवमी की शोभा यात्रा की पहले धरने पे बैठी हुई थी ममता बनर्जी जी। और आपको याद होगा कि आपके साथ ही हम बात कर रहे थे कि उनकी एक सेंटेंस ने वहां पे चिंगारी जलाई और उसके बाद 7 दिन तक बंगाल जलते रहे, कई झड़प। बिल्कुल। और इसी तरह से इस बार भी इसी तरह से इस बार भी वो बार बार लोगों को ये डराकर ये धमकाकर बताने की कोशिश कर रही है कि वो लोगों ने आक्रमण कर सकता है, लेकिन आप शांत रहिए जी। लालचंद जी बिल्कुल, समय की कमी है, हम फिर इस पर जरूर बात करते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया दादा इस खबर पर जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में अब हाई कोर्ट की अनुमति के बाद आखिरकार शोभा यात्रा निकलेगी। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही, पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन कल फिर इसी वक्त हम लेकर हाजिर होंगे ये खास प्रोग्राम इस वक्त। और इस बीच डीडी न्यूज पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। लाखों की